आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं। यानी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इससे पहले जान ले, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच होती थी। दोनों को अलग अलग स्टडी किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई? कोई चुंबक है, चुंबक के चारों ओर अगर हम दूसरा चुंबक कोई लाते हैं या चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो जहां तक वो फोर्स लगा पाएगा, उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, उसी रीजन को, उसी एरिया को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे करते हैं? पता करने के लिए हम एक कंपास लेते हैं। कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडिल होती है और जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और अगर कंपास पर, कंपास की जो निडिल है जो कि एक्चुअल में मैग्नेट ही है, उस पर जब फोर्स लगता है तो वो निडिल घूम जाती है। तो उस निडिल का डिफ्लेक्ट होना, कंपास का डिफ्लेक्ट होना, ये शो करता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। नौ जब ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला कि दोनों में रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। क्या रिलेशन है, क्या देखा गया उसमें? उसमें देखा गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने क्या देखा कि एक कोई कंडक्टर ले लिया और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कराया और उसके पास में जब कंपास को रखा तो देखा गया कंपास की निडल घूम गई। और जब इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, यानी बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दी गई, तो देखा कि कंपास दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, दूसरे डायरेक्शन में घूम गया। तो कंपास का डिफ्लेक्ट होना, घूम जाना उसकी निडिल का, ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास प्रोड्यूस हुआ। वो तभी तक देखा गया जब तक कि करंट फ्लो हो रहा था। करंट फ्लो होना बंद हो गया, फिर से कंपास अपने स्थान पर वही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जैसा कि मैग्नेट होता है रह गया। ठीक है, जैसे करंट पास कराते हैं, करंट पास करते ही क्या होता है, कंडक्टर के चारों तरफ जैसे कंपास को हम रखते हैं तो देखते क्या है, कंपास की सुई घूम जा रही। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग टर्म नहीं है, दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों में संबंध है। ठीक है, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो मूविंग चार्ज होगा, मूविंग चार्ज मतलब जब चार्ज चलता है किसी कंडक्टर के अंदर तो उसी से कोई करंट बोलते हैं, उसी से करंट बनता है। तो मूविंग चार्ज या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। होप इतनी बात समझ में आई। नाउ बात आती कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो किस डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि फील्ड है भाई, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो। फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं पहले कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा। डायरेक्शन निकालने के अलग अलग नियम हो सकते हैं। हम यहाँ एक नियम, बस एक ही नियम की चर्चा करेंगे, बाकी नियम की चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है। नियम आपसे नहीं पूछता कोई कभी एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। हम एक नियम ले रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। इस नियम में क्या किया था, मान लो कि एक कंडक्टर है कोई और उसमें आपने करंट फ्लो कराया इस तरह से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसके पास में यहां पर कोई पॉइंट ले लिया हमने पी। इस पॉइंट पी पर आपको पता करना कि जब ये करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसमें एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड के पाम को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं। ये जो फिंगर्स हैं, चारों फिंगर्स एक साथ, थंब अलग, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे केस में थंब को करंट के डायरेक्शन में कर दीजिए और इन जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को उस पॉइंट की ओर रखिए जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो जो ये पाम होगा, ये पाम बताएगा कि उस जगह पर आखिर क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि इस केस में हमें क्या करना है कि थंब जो है, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, बट ये जो फिंगर्स हैं, इस फिंगर्स को उधर नहीं रखना, किधर रखना, पी की तरफ। तो इधर से तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा रोटेट हो जाता हूं और ये इस तरह से अगर ऐसे रखेंगे तो फिंगर हमारी पी की तरफ हो गई। अब ये पाम देखो
हथेली जो देखो जिससे हम धक्का दे सकते हैं उसका डायरेक्शन किधर है, तो वो इनवर्ड है, और इनवर्ड को दिखाया जाता है क्रॉस से। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया एट पॉइंट पी। मतलब ये किधर है, ये क्या बता रहा है क्रॉस, ये बता रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज, डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक है, तल के लंबावत और अंदर की ओर ये इसका डायरेक्शन हो गया। सेम टाइप से अगर मैं कहता कि यहां इधर P है, इधर एक दूसरा पॉइंट ले लो, यहां Q ले लिया, अगर आपसे कहे कि बताओ पॉइंट Q पर डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो इसे तो देख के हर कोई बता सकता है कि इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। लेकिन आप नियम लगा के भी चेक करो कि आप ऐसे राइट हैंड को स्ट्रेच करो, थंब को करंट के डायरेक्शन में और इस फिंगर को Q के डायरेक्शन में रखो। अब देखो हथेली किधर है भाई, बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर है, इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, बाहर की ओर बनेगा, तो इसको डॉट से दिखाया जाता है। इस जगह पर ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज, डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये आउटवर्ड बाहर की ओर। आई होप समझ गए होंगे। और भी तरीके हैं, बट अभी हम एक ही नियम की चर्चा कर रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल की। तो डायरेक्शन तो पता चल गया कि डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं। अब बात आती है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। इसके लिए एक नियम दिया गया, उस नियम का नाम है बायो-सेवर्ट नियम। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक, हमने यहां पर एक ले लिया है कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा है आई, और इस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट ले ले, यहां पर ये बहुत छोटा सा एलिमेंट हमने मान लो इसको ए बी नाम दे दिया या पी क्यू नाम दे दिया। पी क्यू हमने एक एलिमेंट ले लिया है डीएल लंबाई का, और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, जो कि पॉइंट पी को और इस एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन यहां से थीटा एंगल बना रही है। तो इस छोटे से एलिमेंट डीएल के कारण जिसमें करंट पास हो रहा है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो डायरेक्शन आप राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हो। ये क्रॉस है, मत क्रॉस का मतलब इनवर्ड है। तो इस छोटे से एलिमेंट डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के और इस डीएल की लंबाई के, इसके अलावा साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड directly proportional to current and directly proportional to length of element and directly proportional to the angle between radius vector and current element and inversely proportional to the square of distance from current element to the point। तो आई होप समझ गए होंगे, यानी डीबी समानुपाती डीबी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, एक नियतांक लगेगा, उस नियतांक को लिखे यहाँ पर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसी को कहते हैं बायो-सेवर्ट नियम। यहाँ म्यू नॉट अपन 4 पाई जो हमने कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसा कि कूलॉम नियम में लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह से यहाँ पर क्या लगता है म्यू नॉट अपन 4 पाई। म्यू नॉट अपन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता। ये जो टेस्ला है ये मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक होता। तो म्यू नॉट अपन 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगा। म्यू नॉट को कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे आपने वहां पर निर्वात की विद्युतशीलता पढ़ा है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक उसी प्रकार से इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो म्यू नॉट होता है उसको कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है ml_2 a⁻²। कहां से आया ये तभी आप जान पाओगे जब यहां पर आप बी का मैग्नेटिक बी का जो है डायमेंशन वो निकाल लो। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब फोर्स पढ़ेंगे तब वहां पर निकाल लेंगे। अगर आपको ये तो छोटे से अवयव डीएल के कारण था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर आपको पूरे इस एलिमेंट के कारण निकालना है, यानी कि पूरा जो कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो टोटल निकालने का बस एक ही तरीका, समाकलन।
इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो b इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जैसा कूलाम नियम में वेक्टर फॉर्म में लिखे थे सेम टू सेम यहां पर भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। क्यूब कैसे आया आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर को फिर आप डायरेक्ट वेक्टर में अगर बदलोगे तो आप जानते हो यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है, और उसको जब रखोगे तो आराम से ये आ जाएगा। क्रॉस क्यों है, क्योंकि भाई सिंपल बात है, यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा में क्रॉस क्रॉस गुणाई करोगे तभी तो आता है साइन थीटा। और वैसे भी पता होना चाहिए कि डीवी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर मल्टीपल ही आने वाला है यहाँ पर। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे कि बायो सेवर्ट नियम क्या होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों बातें समझ ली कि डायरेक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, और इसके अलावा ये भी जान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो बायो सेवर्ट नियम है एकदम सेम टू सेम सिमिलर है एकदम कूलाम नियम के, जैसा आपने वहां पर कूलाम नियम पढ़ा सेम टू सेम आप यहाँ पर बायो सेवर्ट नियम को कूलाम नियम के कंपैरिजन में मान सकते हैं। हाँ कुछ डिफरेंसेस हैं। कूलाम नियम में यहाँ पर चार्ज होता था dq जो कि स्केलर क्वांटिटी, जबकि यहाँ पर dl जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिफरेंस हो सकता है। और भी क्या डिफरेंस है, यहाँ भाई साइन थीटा, वहां पर तो ऐसा कुछ टर्म था नहीं, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। बाकी दोनों ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है इसका ओबे करते ही करते हैं। तो आई होप इतनी बात समझे। आगे पता करें कि आखिर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन क्या होता है। तो हमको जो म्यू नॉट मिला वो बायो सेवर्ट नियम में मिला, बायो सेवर्ट लॉ में मिला, और एप्सिलॉन नॉट कहाँ मिला था, कूलॉम्स लॉ में मिला था। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है एक्चुअल में। बायो सेवर्ट नियम के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू थी 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है भाई, ये दोनों वैल्यूज हम जानते हैं। अब क्या करें, इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, तो डिवाइड करेंगे देखो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एप्सिलॉन नॉट था और ये म्यू नॉट आ जाएगा, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। इधर देखो क्या होगा, 9 × 10 पावर 9 है, और इसके नीचे आएगा 10 पावर -7, तो -7 इसको ऊपर लाओगे तो 10 पावर +7 हो जाएगा, 9 + 7 होता है 16, मीन्स 9 × 10 पावर 16 आ गया। इस 9 × 10 पावर 16 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 पावर 8 का होल स्क्वायर, और इस यूनिट को जब आप कंपेयर करोगे और आप इसमें डायमेंशन फार्मूला लगा करके और फिर जब चेक करोगे तो क्या देखोगे कि इसकी यूनिट जो मिलेगी वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बचेगी। तो 3 × 10 पावर 8 हम जानते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम फ्री स्पेस में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैं c से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, स्क्वायर है तो इसको c स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हटाओगे एक स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी c = 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये इन दोनों में रिलेशन है, यानी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों मिल करके स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब जो लाइट है कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ही लाइट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो लाइट इसीलिए कहा जाता है कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। बायो सेवर्ट नियम का अब एप्लीकेशन जाना जाए कि इसके जरिए हमने नियम तो पढ़ लिया, तो चलिए कुछ कैलकुलेट करते थे, देखते हैं कि कुछ के मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा लिया हम कि एक कोई स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो डेफिनेट लेंथ का है, फाइनाइट साइज का है, उसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हमने यहाँ पर एक XY एक करंट ले लिया है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और इससे ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको पता करना है। तो हमको तो बायो सेवर्ट नियम लगाना है, और बायो सेवर्ट नियम लगता है एक छोटे से करंट एलिमेंट पे। तो इस O से Y डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया है dy, छोटा सा एलिमेंट dy ले लिया, और इस dy से इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉल r है, और यहां से ये एंगल बना रहा है थीटा।
अब इस छोटे से एलिमेंट डी वाई के कारण हम पता करें कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट डी वाई के कारण मैग्नेटिक फील्ड पी पर जो डी बी होगा वो होगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल की जगह डी वाई साइन। एंगल देखो, एंगल यहां वाला नहीं लेना है, एंगल बायोसेवर्ट नियम में कहां लिया गया था, ये जो लाइन मिला रही इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट से एंगल लेना। हमेशा एंगल कहां से लेना है, इस एलिमेंट से। तो जब ये वाला एलिमेंट देख रहे हैं इसके साथ एंगल 90 प्लस थीटा होगा। कैसे भैया, यहाँ थीटा है, यहाँ 90 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस होता है 180। उसके अकॉर्डिंग अगर ये 90 है थीटा, तो यहाँ वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और अगर यहाँ 90 माइनस थीटा तो बाहर 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करके 180 ही बनाना है। तो यहाँ का एंगल कितना बनेगा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, एंगल याद है ना, एंगल कैसे लेते थे, जैसे आपने करंट एलिमेंट लिया तो एंगल तो ये लेते थे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा, ये 90 प्लस थीटा वाला बनेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने साइन 90 प्लस थीटा यूज किया है। एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है। साइन 90 प्लस थीटा जानते हैं कॉस थीटा होता, तो उसको कॉस थीटा में बदल दिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। आगे थोड़ा सा ट्रिकी काम, उसको समझिए। हम यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में, जो अंदर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें मैं टेन थीटा निकालता हूँ। टेन थीटा जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है y, बेस है a, तो टेन थीटा y बाई ए मीन्स y इक्वल टू क्या बन सकता है, a टेन थीटा। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन dy लिख दिया, a कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और जो d थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। ठीक, नाउ इसके बाद आर स्क्वायर निकाल लो। आर स्क्वायर निकालना है अगर आपको, तो क्या करो भाई, आर स्क्वायर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितना है, ए टेन थीटा, रखोगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से अब हम ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए आपके पास यहाँ पर जो बन जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये सारी वैल्यू, इसकी किसकी वैल्यू, आर स्क्वायर की और ये जो डी वाई है, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या बनेगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी वाई की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को आगे कर दिया और यहाँ डी थीटा, नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह रख दिया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर आई बचा, नीचे ए बचा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और बचा कॉस थीटा डी थीटा। हमको तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा यहां पर आ गया। और लिमिट है, देखो लिमिट का मतलब क्या भाई, लिमिट हमको पता करना पड़ेगा कि कहां से कहां के बीच हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, मान लो कि ये वाला जो लोअर वाला पार्ट है ये यहाँ से थीटा 1 एंगल बना रहा है, और ऊपर जो अपर वाला पार्ट है वो बना रहा है थीटा 2। तो नीचे वाला जो एंगल है उसको हमको माइनस में लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं, और ऊपर वाला एंगल हम लेंगे प्लस में। तो यानी लिमिट हो जाएगी माइनस थीटा 1 से प्लस का थीटा 2। फिर ये लिमिट यहाँ पर रख दोगे, साइन थीटा की जगह थीटा 2 माइनस लगाओगे, थीटा की जगह माइनस थीटा 1 लगा दोगे, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यही होता है फाइनाइट साइज के कंडक्टर के कारण जिसमें करंट पास होता है मैग्नेटिक फील्ड।